नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 19 सितंबर है और आज की तारीख की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। पंजाब से कनाडा गई महिला ने पति को धोखा दे दिया। पत्नी को विदेश भेजने के लिए पति ने 36 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन कनाडा पहुंचे ही पत्नी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। आइए इस बेहद अजीब वाले समाचार को विस्तार से जानते हैं। 2020 में शादी के बाद पति ने पत्नी को पंजाब से कनाडा भेज दिया। पत्नी को कनाडा भेजने के लिए ससुरालियों ने 36 लाख रुपए खर्च किए। विदेश गई पत्नी ने वादा किया था कि कनाडा में सेटल होते ही वह पति को भी अपने पास बुला लेगी। पत्नी कनाडा में सेटल हो गई, लेकिन पति व ससुरालियों से किए वादे से मुकर गई। बेवफा पत्नी ने पति को कनाडा बुलाना तो दूर, उसने पति के साथ रिश्ता तोड़ दिया। लुधियाना के गांव गुरम के रहने वाले हरमनप्रीत सिंह के साथ उसकी पत्नी रमनजोत कौर ने बेवफाई की है। पीड़ित हरमनप्रीत सिंह ने पत्नी रमनजोत कौर और ससुरालियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। हरमनप्रीत सिंह ने मलेरकोटला के गांव मलकपुर जंदाली खुर्द निवासी ससुर हरविंदर सिंह, सास कमलदीप कौर, साले दविंदर सिंह और पवित्र सिंह पर आरोप लगाया है कि जब उसने पत्नी की इस हरकत के बारे में ससुरालियों से बात की तो उन्होंने उसे ही धमकियां दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित हरमनप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि शादी आरोपी रमनजोत कौर के साथ दिसंबर 2020 में हुई थी। शादी के बाद वह विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उसने पत्नी रमनजोत कौर को कनाडा भेज दिया। हरमनप्रीत ने अपने 36 लाख रुपए खर्च किए और पत्नी को कनाडा भेजा था। रमनजोत कौर ने कहा था कि वह पति को भी कनाडा बुला लेगी और दोनों वहीं रहेंगे। कनाडा जाने के कुछ समय बाद रमनजोत कौर ने पति हरमनप्रीत के साथ कम बात करने लगी। इसके बाद उसने पति का फोन उठाना ही बंद कर दिया। जब हरमनप्रीत ने अपने ससुराल वालों से बात की तो वह भी कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए और टाल मटोल करने लगे। इसके बाद वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हो चुका है। अब आइए चलते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की ओर। देहरादून में हुआ एक बात ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा। हुई बहुत सारे जन और धन का नुकसान। इस समय अपने देश भारत को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दून घाटी में आई आपदा में लापता हुए 6 और लोगों के शव मिले हैं। इनमें 4 शव देहरादून में और 2 शव सहारनपुर के मिर्जापुर यमुना नदी में मिले हैं। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 23 पहुंच गया है। बुधवार को राहत एवं बचाव कार्य तेज हुआ तो आपदा की और भयावहता सामने आई। 17 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। वहीं उप जिलाधिकारी हरिगिरी की देखरेख में मजार गांव में मलबे में दबे शवों को डॉग स्क्वायड की मदद से प्रशासन की टीम खोज रही है। सहस्त्रधारा के मजाड़ा गांव में अभी 3 से 4 लोगों के फंसे होने की सूचना है। आपदा के बाद यहां भयावह मंजर सामने आया है। सड़कों पुलों को गहरे जख्म दे गई आपदा बटा। दून में आई आपदा सड़कों, पुलों, मकानों, खेतों को गहरे जख्म दे गई। राजधानी के कई मुख्य मार्ग 36 घंटे बाद भी बंद रहे। लोनिवी डायवर्जन प्लान तैयार करने में जुटा है। देहरादून पामवटा राष्ट्रीय राजमार्ग में नंदा की चौकी के पास क्षतिग्रस्त हुए पुल से आवाजाही शुरू होने में अभी 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तब तक वैकल्पिक मार्ग बनाकर आवाजाही शुरू किए जाने की तैयारी है। देहरादून जिले में पिछले दिनों आपदा ने जमकर तबाही मचाई। जगह जगह सड़कें बह गई, वहीं 8 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 में नंदा की चौकी के पास पुल को भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा के मुताबिक पुल को ठीक करने के लिए नदी में पानी के कम होने का इंतजार किया जा रहा है। नदी में पानी कम होने के बाद इसका डिजाइन तैयार कर कुल लागत निकाली जाएगी। पुल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है, लेकिन इसे ठीक करने का काम लोक निर्माण विभाग को करना है। उन्होंने कहा कि पुल को ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त पुल से करीब 50 से 60 मीटर ऊपर वैकल्पिक रास्ता निकाले जाने की तैयारी है। इसके लिए जगह देख ली गई है। वहीं अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह ने बताया कि आपदा ने जिले की सड़कों को बड़ा नुकसान दिया है। सड़कों को करीब 42.62 करोड़ का नुकसान है। मार्गों को सुचारू करने के लिए पहले अस्थायी निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद स्थायी निर्माण शुरू किया जाएगा।
19 सितंबर तक सभी आपदाग्रस्त इलाकों में सुचारू होगी पेयजल आपूर्ति, सचिव पेयजल शैलेश बगौली। राजधानी के आपदाग्रस्त इलाकों में 19 सितंबर तक पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। सचिव पेयजल शैलेश बगौली ने बुधवार को आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हुए शीघ्र पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। सचिव पेयजल बगौली ने विभागीय अधिकारियों के साथ बीजापुर, बांदल, केसरवाला, पुरकुल एवं शहशाही है और इनसे जुड़ी क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों का निरीक्षण किया। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 16 सितंबर को आई आपदा से इन स्रोतों की आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसके चलते डीएल रोड, करनपुर, कालीदास रोड, न्यू कैंट रोड, राजपुर, चुक्खूवाला, लोअर रायपुर, किद्दूवाला, पुरकुल गांव, सलोनी गांव, जाखन, विजयनगर, धाकपट्टी आदि क्षेत्रों की लगभग 2.35 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। सचिव ने निर्देश दिए कि बीजापुर, बांदल एवं केसरवाला हेड से आपूर्ति व्यवस्था 17 सितंबर की शाम तक अस्थायी रूप से शुरू कर दी जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी। पेयजल से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए विभागीय कंट्रोल रूम नंबर 1800180410 एवं हेल्पलाइन 1916 जारी किए गए हैं। अब आइए चलते हैं एक अनोखे ब्रेकिंग न्यूज की ओर। मारुति सुजुकी ग्राहकों को देगी जीएसटी कटौती का फायदा, जाने कौन सा मॉडल कितना सस्ता। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अपनी गाड़ियों के दाम 22 सितंबर से 46,400 रुपये से लेकर 1.29 लाख रुपए तक कम करेगी। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कारें हुई सस्ती। कंपनी के मुताबिक एंट्री लेवल मॉडल्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। एस्प्रेसो की कीमतों में 1,29,600 रुपये तक की कटौती। ऑल्टो के 10 अब 1,07,600 रुपये तक सस्ती। सेलेरियो पर 94,100 रुपये तक की राहत। वैगनार में 79,600 रुपये तक की कमी। इग्निस पर 71,300 रुपये तक का फायदा। प्रीमियम और पॉपुलर मॉडल्स भी हो गए हैं सस्ते। अब जानिए इसके रेट। स्विफ्ट की कीमत 84,600 रुपये तक कम। बलेनो पर 86,100 रुपये तक की राहत। डिजायर अब 87,700 रुपये तक सस्ती। फ्रॉन्क्स पर 1,12,600 रुपये तक की कटौती। ब्रेजा की कीमत 1,12,700 रुपये तक घटाई गई। ग्रैंड विटारा पर 1.07 लाख रुपये तक की राहत। जिम्नी अब 51,900 रुपये तक सस्ती। अर्टिगा पर 46,400 रुपये तक की कटौती। एक्सेल 6 की कीमत 52,000 रुपये तक कम। अब आइए चलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप पर ताइवान पर फिर सख्त हुआ चीन, रक्षा मंत्री ने दी खुली धमकी। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने गुरुवार को बीजिंग में आयोजित शियांगशान सुरक्षा मंच का उद्घाटन करते हुए ताइवान को लेकर एक बार फिर कड़े बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान का पुनर्स्थापन चीन का हिस्सा है और इसे लेकर किसी भी स्वतंत्रता की कोशिश को चीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में डोंग जुन ने कहा कि ताइवान पर चीन का दावा युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ताइवान स्वतंत्रता की ओर बढ़ा या बाहरी ताकतों ने हस्तक्षेप किया तो चीन सख्ती से जवाब देगा। बीजिंग ताइवान को अपना अलग हुआ प्रांत मानता है। 1949 से यह द्वीप स्वतंत्र रूप से संचालित है और वहां 2.3 करोड़ लोग रहते हैं। चीन ताइवान पर सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए लगभग रोजाना युद्धपोत और विमान भेजता है। चीन ने अभी तक ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बीजिंग के दावों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ताइवान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और उसका भविष्य वहां की जनता तय करेगी। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है कि स्टारबक्स कर्मचारियों ने ड्रेस कोड को लेकर कंपनी पर ठोका मुकदमा, बोले खर्च की भरपाई हम क्यों करें। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। स्टारबक्स के नए ड्रेस कोड ने कर्मचारियों में असंतोष भड़का दिया है। अमेरिका के 3 राज्यों के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि कंपनी ने ड्रेस कोड बदलते समय कर्मचारियों को नए कपड़े खरीदने के लिए बाध्य किया, लेकिन खर्च की भरपाई करने से इनकार कर दिया। मुकदमे इलिनॉय और कोलोराडो की अदालतों में दाखिल किए गए, जबकि कैलिफोर्निया में शिकायत दर्ज की गई है।
स्टारबक्स ने 12 मई से नया ड्रेस कोड लागू किया है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को ठोस काले रंग की शर्ट पहननी होगी, जो कंपनी की हरी एप्रन के नीचे साफ दिखाई दे। इसके अलावा खाकी, काले या नीले रंग की जींस या पैंट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जूतों पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि बदलाव का मकसद ग्राहकों को एक समान अनुभव देना है। जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल से और देखते रहिए देश और दुनिया की ताजा खबरें। धन्यवाद।